तो आप सबका स्वागत है आज के मैराथन में। तो आज के मैराथन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो बता देता हूँ। हम कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं किसका, पूरे चैप्टर का। हम 1 घंटे में पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, 1 आवर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। सब डिटेल थ्योरी क्वेश्चन और जितने भी टॉपिक हैं हमारे आसपास के पदार्थ के, जितने भी टॉपिक हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम कर लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप इस पूरे लेक्चर को देखते हैं तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चार्ट समझ लेते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम पूरा पाई चार्ट पढ़ लेते हैं, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे इसमें चैप्टर में। पूरा चैप्टर ये हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि हम पूरे पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पदार्थों की अवस्था पढ़ेंगे हम, पदार्थों की अवस्था पढ़ेंगे। क्या? पदार्थों की अवस्था। तो पदार्थों की अवस्था कौन कौन सी है वो पढ़ेंगे। तो पदार्थ कौन कौन सी अवस्थाएं? ठोस, द्रव्य, गैस, ठीक है। तो ये 3 अवस्था होती हैं। ठोस के इसमें प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं पूरी, और द्रव्य की भी लिखी है इसमें प्रॉपर्टी, और गैसेस की भी प्रॉपर्टीज़ इसमें लिखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ठोस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, ठीक है। ठोस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये सब हैं, मैं एक चार्ट बता रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है। तो फिर हम क्या पढ़ेंगे, पहले पदार्थों की अवस्था, फिर हम पढ़ेंगे क्या पदार्थों कणों से बना है, ठीक है। क्या किससे बना है? पदार्थ कणों से मिलकर बना है, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, उनके बारे में पढ़ेंगे किस किस से बनकर बना है ये, ठीक है। फिर कणों के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, इसके जो गुण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन, ठीक है। पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। एक तो तापमान में परिवर्तन, और एक दाब के में परिवर्तन, ठीक है। टेम्परेचर बदलेगा तो पदार्थ की अवस्था भी बदलेगी, ठीक है ना। और दाब में यानी कि प्रेशर लगाएंगे किस चीज़ पर तो वो कंप्रेस भी होगा और वो भी होगा, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, चलो थोड़ा थोड़ा करके हम इसे पाई चार्ट को पूरे को समझते हैं क्या क्या है इसमें, ठीक है। इसी से चालू कर दें तो इसी से चालू कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थों की अवस्थाएं। पदार्थों की कितनी अवस्था होती हैं? 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैसीय, ठीक है। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम ठोस के बारे में पढ़ेंगे। ठोस, ये आता है, ये क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 100% क्वेश्चन इनमें से आएगा ज़रूर, ठीक है। 1 नंबर का है या 2 नंबर का? 1 नंबर का नहीं, 2 या 3 नंबर का इसमें से पूछा जा सकता है। तो इसे पढ़ के ज़रूर जाएं, ठीक है ना। बहुत आसान टॉपिक है और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ठोस के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। ठोस क्या होता है? इसका निश्चित आकार होता है, ठीक है। निश्चित आयतन होता है, बहाव नहीं होता है, इसका कोई बहाव नहीं होता, ये बहता नहीं है, ठीक है। और देखो कण पास पास होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये कोई है कंटेनर, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक है। इनके बीच में गैप बहुत कम होता है, ठीक है ना। इनके बीच में गैप बहुत कम होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है संपीड़न नगण्य, ठीक है। कुर्सी मेज, यानी कि ये दिखते हैं, ये जो आंखों से दिखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है द्रव्य। द्रव्य के बारे में मैं एक आसान से बोले तो वाटर है। वाटर बहता है जी। वाटर का कोई आकार होता है? वाटर का कोई आकार नहीं होता। जिस कंटेनर में डाल दो, मान लो ये कोई बीकर है, इसमें आपने वाटर को डाल दिया, फिर मान लो आपने एक गिलास में इसी को डाल दिया, तो इसका कोई आकार है? इसका कोई आकार नहीं है, ठीक है ना। कोई निश्चित आकार नहीं है, निश्चित आयतन भी नहीं है। निश्चित आयतन है, आयतन यानी कि वॉल्यूम इसका निश्चित है, ठीक है। बहाव होता है, इसके अंदर क्या होता है? बहाव भी होता है, ठीक है। कणों के बीच स्थान होते हैं, कणों के बीच स्थान होते हैं, ठीक है। बट किसके कंपेयर में? गैसेस का कंपेयर में बहुत कम होते हैं इनके बीच में गैप, यानी कि इनके बीच में गैप इतना 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 इतना
इतना इतना इतना होता है, ठीक है, ऐसा गैप होता है। बट मैं गैसेस की बात करूँ, गैसेस की बात करूँ गैसेस की बात करूँ तो गैसेस के बीच में जो गैप है बहुत कम हो ज़्यादा होता है, ठीक है, कम नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। तो ऐसे होते हैं, इन दोनों के बीच में गैप कितना बहुत ज़्यादा है, इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। तो दो कणों के बीच का गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये मान लो, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कण है मान लो और ये भी कण है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना वो बहुत लार्ज अमाउंट की होती है। आगे जाकर आप अगर साइंस लेते हो तो इनके बीच की डिस्टेंस भी आप पढ़ सकते हो, एमएससी बीएससी में ये सब सिखाया जाता है। बट हमारा इतना ही है कि इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, ये संपीड़ित होते हैं, संपीड़न होते हैं, ठीक है। उदाहरण हवा, उदाहरण क्या है, हवा, हवा दिखती है नहीं दिखती, हवा दिखती नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। ये सब भी आप लिख के आ गए तो आपको 2 या 3 नंबर आराम से मिल जाते हैं क्वेश्चन में। अब आती है पदार्थ कणों से बना है। अगर पूछी जाए पदार्थ किससे मिलकर बना होता है तो आपको लिखना है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब इसके कणों कणों के भौतिक गुण, कणों के भौतिक गुण, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गति करते हैं। गति कैसे करते हैं, ये जो कण है वो गति करता रहता है, यानी कि साइमल्टेनियसली घूमता रहता है। वो कैसे है बताता हूँ, अभी बताता हूँ, ठीक है। तो कैसे घूमता रहता है वो, मान लिया ये कोई कंटेनर है, कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, इसको आप हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरी जगह भागेंगे। तो उसी तरह क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, क्या हुआ, निरंतर गति हुई, ठीक है, गति हुई। इसको कहते हैं हम क्या, ठीक है। तो गति होती रहती है, ठीक है ना, गति होती रहती है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो निरंतर क्या गति करते रहते हैं, यानी कि मोशन में रहते हैं। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, ये पढ़ लिया हमने, इसी में पढ़ लिया था ये हमने, इसमें डन हो गया। अब पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं, ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं मान लूँ एग्जाम्पल NaCl, जो Na है वो Cl को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसी तरह इसमें भी क्या अट्रैक्ट होंगे कण, ठीक है ना। ये आपको पूछा जा सकता है कि एक नंबर के एक या दो नंबर के क्वेश्चन में कि पदार्थों के कणों के भौतिक गुण बताइए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर का, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है, पदार्थों के कणों के भौतिक गुण बताइए, ठीक है ना। अब आते हैं पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन। अवस्थाओं में परिवर्तन कैसा होता है, ठीक है। अवस्था यानी कि ठोस से द्रव्य, द्रव्य द्रव्य से गैस, इनमें चेंजेस कैसे होते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को टेम्परेचर देते हैं यानी कि गर्म करते हैं तो ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस में परिवर्तन होता है। जब हम किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो गैस से द्रव्य, द्रव्य से ठोस में परिवर्तन होता है। ये बहुत सारी वो हैं इसमें, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसमें तापमान में पढ़ेंगे, पदार्थों के परिवर्तन में सबसे पहले हम तापमान के बारे में पढ़ेंगे। तापमान से किस तरह परिवर्तन होता है पदार्थों में, ठीक है। तापमान बढ़ने पर अगर हमने तापमान को बढ़ा दिया, यानी कि मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 से हमने 50 कर दिया तो गर्मी बढ़ेगी, ये तो हो गया, ठीक है। 70 डिग्री सेल्सियस से हमने मान लो कि पदार्थ की कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेल्सियस झेल सकता है। अगर उससे ज़्यादा हुआ, 100 पे पहुंच गया वो, तो वो क्या होना चाहिए, अपनी स्टेट को चेंज करने लग जाएगा, यानी कि अवस्था को परिवर्तित करने लग जाएगा। तो इस तरह तापमान बढ़ाते हैं तो हम
क्या होता है, वो पिघलने लगता है या फिर गलने लगता है, ठीक है। ठोस का द्रव में बदलने लगता है, ठीक है। यानी कि मान लो कोई बर्फ़ है, बर्फ़ के टुकड़े पर हमने क्या टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस कर लिया, 100 डिग्री सेल्सियस कर लिया, ठीक है ना। कितना कर लिया, 100 डिग्री सेल्सियस कर लिया। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस कर लिया तो ये पिघलने लगेगा, गलने लगेगा, ठीक है ना, पिघलने लगेगा। तो इसी तरह तापमान बढ़ाने पर पदार्थों में भी परिवर्तन होता है। मान लो कोई द्रव्य है, द्रव्य है, द्रव्य को गर्म करा तो क्या हुआ, वो हवा में इवेपरेट होने लगा। तो इसी को कहेंगे तापमान बढ़ने पर, तापमान अधिक होने पर या तो पदार्थ पिघलने लगता है या गलने लगता है, ठीक है। ठोस का द्रव्य में बदलना, ठोस का द्रव्य में बदलना और द्रव्य का गैस में बदलना, ठीक है। गलनांक, अब इसी के साथ गलनांक क्या होता है, वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव्य में बदल जाता है। यानी कि जो ठोस है ना, मान लो एक और ठोस है, ये किस में बदल गया, द्रव्य में बदल गया, यानी कि लिक्विड में बदल गया। मान लो कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, इसको हमने क्या दी, हीट दी। ये कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, इसको हमने नीचे से हीट दे दी, ठीक है। कितनी दे दी, 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया, मान लो, ठीक है। तो किस में बदलने लगेगा, ये लिक्विड में बदलने लगेगा, लिक्विड फेज में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या कह दिया, गलनांक कह दिया है साइंस की भाषा में, ठीक है, विज्ञान की भाषा में, ठीक है। अब देखो इसी के साथ एक और है ऊर्ध्वापातन। क्या होता है, ऊर्ध्वापातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन क्या होता है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। यानी कि कोई ठोस है, कपूर देखा है आपने, कपूर, जो कपूर होता है वो बिना लिक्विड में फेज में बदले वो सीधे किस में बदल जाता है, वो सीधे बदल जाता है गैसेस स्टेज में, गैस स्टेट में बदल जाता है, ठीक है, ठीक है ना, गैसीय अवस्था में बदल जाता है सीधा। तो इसी तरह जो अमोनिया होता है, अमोनिया आपने देखा होगा, अमोनिया विदाउट NH3 होता है ना, NH3, जो अमोनिया होता है वो डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैसेस में बदल जाता है। इसको कहेंगे हम ऊर्ध्वापातन। जो डायरेक्ट ठोस से किस में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए, उसी को कहेंगे हम ऊर्ध्वापातन, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट वाष्पीकरण। वाष्पीकरण भी इसी में है, ठीक है। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण यानी कि वाष्प यानी कि भाप। जैसे कि मान लो कोई कुकर है, कुकर में आपने रख दी क्या, दाल, ये कुकर है, ये कुकर है, कुकर में आपने रख दी, इसमें दाल है, या दाल और लिक्विड, इसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बोल देता हूँ, ठीक है। इसमें कोई सॉल्यूशन है, मिश्रण है इसमें, ठीक है ना। तो इसको आपने क्या करा, हीट कर दिया, नीचे से आपने इसको हीट कर दिया, तो उसमें से कुछ धुआं निकलेगा ऊपर से, ये धुआं निकल रहा है। धुएं में भी तो क्या होंगे, कण होंगे, धुएं में कण होंगे या नहीं होंगे, तो धुएं में कण होंगे, तो इसी को हम कहेंगे वाष्पीकरण। यानी कि जो धुआं निकल रहा है उसी को हम वाष्पीकरण कहेंगे, ठीक है। तो द्रव अवस्था का गैसीय अवस्था में बदलना, ठीक है, जो लिक्विड है उसका किस में बदलना, गैसेस में बदलना, उसको कहेंगे वाष्पीकरण, ठीक है। द्रव्य का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक, क्वथनांक होता है तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। यानी कि एक टाइम पर ये कुकर में सीटी लगते लगते ये उबलने लगेगा, पानी जो है इसका उबलने लगेगा, उसी को कहेंगे हम क्वथनांक। यानी कि ये इवेपरेट होने लग गया, अब इसके वाष्प बनने चालू हो जाएंगे, ठीक है। उबलने, क्वथनांक आ जाने के बाद वो उबलने लगता है। अब आता है ऊर्ध्वापातन, पढ़ लिया। अब आता है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता, पवन गति, ये सब वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब देखो ये पढ़ लिया हमने, क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने, पदार्थों की अवस्था पढ़ ली,
लिखता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है। तो पदार्थों की अवस्था पढ़ ली, कणों के बारे में पढ़ लिया, और पदार्थों की हमने ये तापमान कंप्लीट कर लिया ना। हाँ जी, कर लिया, हो गया ये वाला पूरा पार्ट हो गया हमारा। अब बचा ये वाला पार्ट, तापमान घटने पर। ये तापमान बढ़ने पर था, ठीक है। जब तापमान बढ़ता है, अब तापमान घटने पर क्या होगा, ठीक है। तो तापमान घटने पर क्या होगा, जमना, यानी कि किसी लिक्विड को आपने, मान लो ये कोई बोतल है, ये कोई बोतल है कोई। अब ये बोतल को आपने किस में रख दिया, अब इस बोतल को आपने किस में रख दिया, फ्रीज में रख दिया। ये मान लो फ्रीज है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कोई फ्रीज है और इसका टेम्परेचर आपने क्या कम कर दिया, तो ये जो बोतल में जो पानी है वो ठंडा होने लगेगा, और एक समय पर वो क्या जम भी जा सकता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा दिया तो, ठीक है। तो इसी को कहेंगे तापमान बढ़ने पर जमना हो जाएगा, ठीक है, और जमने लग जाएगा, उसका जमने का शुरुआत हो जाएगा। अब संघनन जब जमने की प्रक्रिया हो, ऊर्ध्वापातन, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे, तो जमना इस पर पूछ सकते हैं, इस वाले पर पूछ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो चलते हैं, पूरी बुक को अभी कंप्लीट करना है, लाइन वाइज लाइन एनसीईआरटी को हम पूरी को ख़त्म करेंगे, और क्वेश्चन आंसर भी हमें पूरे करना है, क्योंकि ये पूरी मैराथन क्लास है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे और वीडियो आपको जल्दी मिल सकें, ठीक है। तो चलते हैं अपनी, तो अब लाइन वाइज लाइन हम पढ़ेंगे, ठीक है, पूरी एनसीईआरटी को, ठीक है। ये पुनरावृत्ति नोट्स हैं, यानी कि आप इनसे रिवीजन भी कर सकते हैं। आप इन्हें नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अपनी कॉपी में से नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना जी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ने वाले हैं, पदार्थ कणों से मिलकर बना है, ये सब पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया। तो ये पूरी लाइन वाइज लाइन है, आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। 2 मिनट में पॉज करूँगा, आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो अब देखो, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। क्या थी, 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत है, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बना है। यानी कि 2 विचारधारा थी, एक तो था एक लकड़ी की तरह पदार्थ क्या है, सतत होता है, यानी कि कड़क होता है, ठीक है। और एक विचारधारा थी कि जो पदार्थ है वो रेतीले पदार्थ रेत की तरह क्या होता है, रेत की तरह कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये सब विचारधारा थी, तो आप इसको नोट करो या ना करो, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये सब एनसीईआरटी की बातें हैं जो मैंने लाइन बाइज लाइन दिखाई हैं आपको, तो आप इन्हें नोट करेंगे तो आपको पेपर वाले दिन याद रहेगा, ठीक है। कणों के भौतिक गुण, कणों के भौतिक गुण, पदार्थ कणों से बना है, यह सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, नेग्लिजिबल दिखते हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी बहुत कम दिखते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर दिखते हैं वो, ठीक है। पदार्थों के कण अभिलाक्षणिक होते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, ये पढ़ लिया हमने, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। ये आ सकता है, गतिज ऊर्जा किसके पास होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पदार्थ के कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है, यानी कि मैंने बताया था ना, ये कोई कंटेनर है, एक्सपेरिमेंट करें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लो इसमें कोई चाय रखी है या फिर कोई पानी है इसमें, अगर आप इसको गर्म करें, हीट अप करें,
तो इसे ये उबलने लग जाएगा। तो उबलने लग जाएगा, क्यों उबल रहा है ये? क्योंकि कण एक एक दूसरी जगह भाग रहे हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट होकर ऐसे 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 उबल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी कारण से क्या होगा, इनके पास गतिज ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो पहले थी ऊर्जा वो दुगनी हो गई अब, ठीक है। अब जैसे कि ये दे रखा है, एग्जाम्पल दिखाऊं तो मैं आपको, ये देखो, ठीक है। जैसे कि ये देखो आप, पूरा जल है, इसमें वाटर है, इसमें H2 है, H2O है, ठीक है ना जी। लाख गुना आवर्तित किए गए जल के कण, ये जल है, ये आवर्तित किया हुआ जल है, ठीक है। इसमें क्या डाल दिया हमने, इसमें नमक डाल दिया, हिलाने पर नमक नीचे की तरफ बैठ गया कुछ नमक, तो जल और इसको मिलाने पर ये मिश्रित हो गया। तो ये क्या है, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थान में सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है। ये सब आ गया। तो ये सब पढ़ा दिया, तो पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, ये सब पढ़ा दिया। आप ये लिख सकते हैं, एग्जाम्पल है ये, चाय कॉफ़ी नींबू पानी बनाते हैं तो तरह, ये सब एग्जाम्पल हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। मैं इतनी देर की वीडियो नहीं बना रहा तो इसे मैं छोड़ देता हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये पढ़ा दिया मैंने उसमें पाई चार्ट में। पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं, इसे पढ़ा लिया। ये एक वो है, ठीक है। तो इसे भी मैं हटा देता हूँ। अब देखो, पदार्थों के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। ये आ सकता है कि सबसे कम गतिज ऊर्जा किन पदार्थों में होती है, तो आप लिखोगे ठोस में, सॉलिड को ठोस कहते हैं, ठीक है। सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे कम, और गैस में, सॉलिड में सबसे कम फर्स्ट नंबर पे सबसे कम होती है, सेकंड में लिक्विड पर, और थर्ड में गैसेस पर, ठीक है। इतना नोट कर लो बस। अब चलते हैं नेक्स्ट। आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक द्रव्य में माध्यम, और हाँ देखो, ये दोनों, मान लो ये दोनों कण हैं, इन दोनों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होगा क्योंकि ये पास पास है। मान लो एक कॉलोनी है, उसमें एक घर यहाँ पे है, एक घर यहाँ पे है, और एक घर यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होगा या इन दोनों के बीच में, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में ज़्यादा होगा। इसी तरह इसमें जो कण पास पास है उनके बीच में अट्रैक्शन बल ज़्यादा होगा, ठीक है। बस इतना ही, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं उनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में, पढ़ लिया हमने। अब उनके अवस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं? 3 अवस्थाओं में। ये पढ़ लिया हमने, पाई चार्ट में पूरा कंप्लीट कर लिया हमने, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, ठीक है। ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। ठोस के बारे में पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया हमने, तो इसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ा देता हूँ फिर में। एक निश्चित आकार होता है, ठोस अवस्थाओं में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, निश्चित या रेथर आयतन होता है, इनकी संपीड़नता नगण्य होती है, यह दृढ़ होते हैं, यानी कि ठोस होते हैं, यानी कि कड़क होते हैं। अगर इसे आप तोड़ना चाहो तो ये टूट जाते हैं, वापस ये रीशेप नहीं ले पाते हैं। बस इतना सा था। कुछ अपवाद, उदाहरण, बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने पर यह अपना मूल आकार में आ जाते हैं। अगर अत्यधिक बल लगाए जाए तो रबड़ बैंड टूट जाता है। तो रबड़ बैंड, मान लो कोई ये रबड़ बैंड है, इससे तो आप सभी खेल लेंगे, ये सब आपने देखा ही होगा। ऐसा टाइप का एक वो आता था, ऐसा टाइप का एक खिलौना आता था, उसे कुछ बोलते थे, यहाँ पे पत्थर लगाते थे, तो अत्यधिक खींचे तो ये, या तो ये बहुत ज़्यादा खींच जाता था, या फिर और ज़्यादा बल से खींचे तो ये टूट जाता था। इसमें क्या बनी होती थी? रबड़ होती थी। क्या होती थी? रबड़ होती थी, ठीक है। तो वो टूट जाती थी। क्या क्या है वो? ठोस ही तो है वो रबड़, तो इसी कारण वो टूट जाती थी, ठीक है।
अब द्रव्य के बारे में वही सब है, इनमें बहाव होता है। द्रव्य का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, यह बर्तन का आकार ले लेते हैं। द्रव्य का निश्चित आयतन होता है, द्रव्य में बहुत कम संपीड़नता होती है, संपीड़न होते हैं। ठीक है, बस ये सब एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में दे दूंगा लिंक में। ठीक है, गैसेस के बारे में, गैस में भाव होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है, गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये बार बार रिपीट होकर आ रहा है बस। ठीक है, ये सब था इसमें। ठीक है, और कुछ भी है? हाँ, गैसेस के बारे में पढ़ लिया ना, और ये 3 एग्जाम्पल और हैं। ठीक है, गैसों में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में भाव होता है। गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। ये सब पढ़ लिया, वही रिपीट हो रहा है इसमें, तो मैं इसे हटा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास खाली 1 घंटा है। 1 घंटे में पूरा लेक्चर, पूरा चैप्टर ख़त्म करना है हमें। ठीक है, उससे पहले ही कर दूंगा, क्वेश्चन भी करने हैं कुछ। क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा, जो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, आप उसे देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने इसकी डाल रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन उसमें से देख सकते हैं आप। 4 क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, 5-5 नंबर के भी आते हैं, वो भी दे रखे हैं मैंने। ठीक है, अब देखो, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने पाई चार्ट में पढ़ा था। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार बोर्ड में आते हैं, हर बार पेपर में आते ही हैं इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस चैप्टर में से देगा तो इनमें से देगा, तो आपको इसको भूल के नहीं जाना है, इस टॉपिक को। इसको आपको लिख लेना है कॉपी में अपने में। ठीक है, अपने नोट्स में लिख लेना है। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? गलनांक क्या होता है? जब कोई चीज़ गलने लग जाए वो गलनांक होता है। ठीक है, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव्य में बनता है, यानी कि कोई बर्फ़ का टुकड़ा है या फिर कोई ठोस है, वो पिघल कर क्या द्रव्य यानी कि लिक्विड फेज में बदल जाता है, उसको कहते हैं हम गलनांक। वायुमंडलीय दाब पर, ये लिख सकते हैं आप, वह इस गलनांक कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन के बाद ये गलना शुरू हो जाता है। सुविधा के लिए हमें इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन लेते हैं। ठीक है, संगलन की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की ऊर्जा होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि जिस वायुमंडलीय दाब पर पिघलने लगता है उसी को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, क्वथनांक मैंने बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट। ये आगे जाकर 11th प्लस 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब बहुत ज़्यादा आते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है। ठीक है, क्या द्रव्य उबलने लगता है, यानी कि वेपर्स में जाने लगता है, वो उसके कण बहुत तेजी से दौड़ने लगते हैं, उसी को हम कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक समिष्ट गुण है। ठीक है, जल का क्वथनांक कितना होता है? कितना? 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या है? पिघलने लगता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 373 केल्विन। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो उबलने लगता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ये आएगा आपका। ठीक है, अब देखो, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव्य को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम द्रव्य को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी गुप्त ऊष्मा चाहिए उसी को हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे।
जब पानी को उबाला जाता है, जब पानी को क्या उबाला जाता है तो उसका तापमान में वृद्धि नहीं होती, उसके टेम्परेचर में कोई वृद्धि नहीं होती। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। जो कणों के बीच आकर्षण बल होते हैं ना, उनको तोड़ दिया। मान लिया ये ए कोई कण है, बी कोई कण है, इनके बीच में क्या अट्रैक्शन बल है, ठीक है, अट्रैक्शन है, तो उसको क्या करती है, ये ब्रेक करती है, ठीक है, तोड़ती है, यहाँ से तोड़ देती है, ठीक है। तापमान में परिवर्तन के पदार्थ की अवस्था को एक दूसरी में बदला जा सकता है, जैसे कि नीचे के आरेख में दिखाया गया है। तो ये कुछ आरेख दिखाई गई है, ठीक है। ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था, गैसीय अवस्था, ठीक है। ठोस से हम गैस द्रव्य में बदलेंगे तो ऊष्मा, शीतलता, ठीक है, ये सब दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वापातन मैंने बताया था, जब किसी ठोस को, मान लो ये कोई ठोस है, अमोनिया है, इसको हम सीधा किसमें, वेपर में बदलेंगे, यानी कि गैसेस में बदलेंगे, तो ये क्या हुआ, ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया हुई। ये प्रक्रिया है सब, ठीक है, तो इन सबको प्रक्रिया बोलेंगे। कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे किस में बदल जाएं, गैस में बदल जाएं, उसी को हम कहते हैं ऊर्ध्वापातन, ठीक है। दाब परिवर्तन का प्रभाव, यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैसों में बदल जाएगी। दाब बढ़ाना प्लस तापमान घटाना, गैस का द्रव्य बढ़ाना, यानी कि देखो जो हमारे घर में सिलेंडर होते हैं, मान लो ये कोई सिलेंडर है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ, हाँ अब सही है, ठीक है। तो मान लो कोई सिलेंडर है, इसमें हम प्रेशर लगा के गैस भरते हैं, इसके कण ज़्यादा से ज़्यादा पास में हो, इसलिए हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैस भरते हैं, ठीक है। एक समय पर गैस फुल बढ़ जाती है, तो इसी को हम कहते हैं गैस को द्रव्य में बदलना, ठीक है। दाब बढ़ाना, तापमान घटाना और गैस को द्रव्य में बदलना, ठीक है, ये सब हो गया। अभी यही है बस। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैसों के कण नज़दीक आ जाते हैं, ज़्यादा प्रेशर लगाने से जो गैसों के कण हैं वो नज़दीक आ जाते हैं। दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों के तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण इस प्रकार है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना, या फिर इसे आपको अपनी कॉपी में एक पूरे पेज में लिखना है इसे, ठीक है, इसको पूरे अपने पेज में लिख लेना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये आते हैं क्वेश्चन में, पेपर में, ठीक है। तो इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसे छोड़ो, मैं इसे पढ़ नहीं रहा। वाष्पीकरण के बारे में बताइए, आप किसे कहते हैं वाष्पीकरण। जब कोई चीज़ वाष्प में बदलने लग जाए तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीजिंग करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को मैं बता देता हूँ, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। जब हम किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो एक समय पर उसका क्वथनांक के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को फिर आगे जाके वो वाष्प में बदलने लगने जाता है, ठीक है, वाष्प में बदलने लग जाता है, ठीक है। तो उसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। वाष्प यानी कि भाप, देसी भाषा में बोले तो भाप, वाष्प में बदलने लग जाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक ये हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। तापमान में वृद्धि, सतत क्षेत्र बढ़ने पर आर्द्रता, वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो
वायु की गति बढ़ेगी, यानी कि कणों की गति बढ़ेगी वाष्पीकरण के। अब चलते हैं इस टॉपिक पर हम, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इतना। अब आ गया वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, यानी कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, ठंडक कैसे होती है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। खुले हुए बर्तन में ना, जो खुला हुआ बर्तन होता है, कुकर कैसा होता है, वो बंद होता है, कुकर बंद होता है ना। पर मान लो कोई भगोना या फिर ये कोई है, ये कोई बर्तन है, इसको हमने क्या करा, इसको करा हमने क्या, इसको करा हमने क्या कर दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसको गैस पर रख दिया। इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, मान लो कोई लिक्विड वाटर भरा हुआ है, तो इसमें लगातार जो वेपर्स हैं वो निकलते रहेंगे, वाष्प निकलती रहेगी इसमें से, ठीक, वाष्प लगातार निकलती ही रहेगी, तो इसी को कहेंगे हम वाष्पीकरण, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, गर्मियों में हम सूती कपड़े, नहीं अभी और है इसमें, और है, अभी तो इतना ही पढ़ा है हमने, ठीक है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा का पूर्ण प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। तो हम कहाँ पढ़ते हैं, हम थे वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है, इस टॉपिक पर थे हम। तो इस टॉपिक को हमने कर लिया था। तो क्या क्या करा था हमने पढ़ा था, एक खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पूर्ण प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि जो द्रव्य के कण होते हैं वो आसपास से ऊर्जा क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। इसी कारण क्या हो जाती है, शीतलता हो जाती है। आसपास से जो ऊर्जा मिली है ना उन्हें, उसी का कारण क्या हो जाती है, शीतलता हो जाती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये टॉपिक गर्मियों का सूट क्यों पहनते हैं, ठीक है, इसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम आता तो है, बहुत कम आएगा। तो नेक्स्ट ये है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कहूँ तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो देखते हैं क्या है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, देखो, किसी बर्तन में हम बर्फीले जल रखते हैं, यानी कि बर्फीला जल रखते हैं किसी बर्तन में, क्या, आपने बर्फ़ जमा दी, ठीक है। जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आती हैं। कुछ देर बाद क्या आती हैं, जल की बूंदें नज़र आती हैं, यानी कि मान लो कि ये क्या है, बर्फ़ है, और इस पर कुछ परत के नीचे बर्फ़ दिखेंगी हमें, ठीक है, ठीक है, बर्फ़ की बूंदें दिखेंगी कुछ ऐसे, ठीक है, जल की बूंदें नज़र आती है, ठीक है। वायु में उपस्थित जलवाष्प यानी कि जल के जो वेपर होते हैं, वाटर के वेपर होते हैं, ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। जो एनर्जी होती है वो ठंडे पानी के संपर्क में आते ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये द्रव्य अवस्था में बदल जाते हैं। और ये किस में बदल जाते हैं, ये सीधे किस में बदल जाते हैं, लिक्विड फेज में बदल जाते हैं, लिक्विड फेज में बदल जाते हैं, जो हमें जल की बूंदे के रूप में नज़र आते हैं। ये क्या होते हैं, लिक्विड फेज होता है इनका, यही, ये जो पूरे होते हैं ना, ये लिक्विड फेज होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, जो जल की बूंदें होती हैं वो किसकी बूंदें होती हैं, लिक्विड की बूंदें होती हैं, यानी कि द्रव्य की बूंदें होती हैं, ठीक है। बस इतना था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये छोड़ दिया है मैंने, इससे आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। इस टॉपिक को अपने आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, मैंने इसलिए छोड़ दिया, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और हमें और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
अब इसके समरी पर चलते हैं, ठीक है। समरी यानी कि जो जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा हमने। द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्था में विद्यमान होता है, ये पढ़ लिया। कौन से? ठोस, द्रव्य, गैस, ठीक है। और कौन कौन से पढ़ लिए? ये पढ़ लिया, ये भी है, ठीक है। इन्हें छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, पढ़ा था ना ये। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है आकर्षण बल, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। वही है। गैस के कणों में सबसे कम और द्रव्य के कणों में उन दोनों के मध्यवर्ती होता है, वही चीज़ है जो मैंने बताई थी। ठोस के कणों में ठोसों की निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रव्य के लिए मध्यवर्ती। यानी कि इसमें बोला गया है गैस में गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद लिक्विड, फिर उसके बाद सॉलिड। यानी कि सॉलिड में गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, लेकिन और इनमें क्या, इनका पैटर्न उसमें भी सेम है। पैटर्न किसमें सेम है? रिक्त स्थान में। रिक्त स्थान यानी गैप्स में भी सेम पैटर्न ही है। गैसेस में सबसे ज़्यादा गैप्स होते हैं, ठीक है, और लिक्विड में उससे कम, फिर सॉलिड में सबसे कम गैप होते हैं दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, देखो सॉलिड का बनाऊँ तो मैं, ये कोई है, ठीक है, दिस टाइप का होता है, ठीक है। होता तो है, मामूली होता है, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। और ये किसका है? इस सॉलिड का है, ठीक है। दिस इज सॉलिड, यानी कि सॉलिड है ये, ठीक है। सॉलिड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठोस, हाँ, ये ठोस है, ठीक है। फिर आता है लिक्विड का, यानी कि द्रव्य का। द्रव्य का कुछ ऐसा होता है, एक यहाँ पर, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो एक यहाँ पर, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट बात करें हम किसकी? गैसेस की। तो गैसेस में क्या होता है? गैसेस का यहाँ बना दूँ तो गैसेस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक यहाँ पर, तो एक यहाँ पर, इतने दूर दूर होते हैं, ठीक है, गैसेस में। एक इसका है, गैस का है, ठीक है। इसे आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। गैसेस का है, ये सॉलिड, ये गैस, ये लिक्विड, कुछ इस तरह से एटम अरेंजमेंट होते हैं, यानी कि कण अरेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, ये सब पढ़ लिया। ठोसों कणों में निहित करने वाला कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए, ये पढ़ ली। ये वो वाला टॉपिक है जो हमने पढ़ा भी, ये सब पढ़ लिया है हमने। तो अब आते हैं हम इन पर, ये सब हम पढ़ गए तो आए हैं अभी। राशि, प्रतीक और मात्रक, इन सब के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट। और एक एक नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, देखो, तापमान यानी कि टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तापमान की यूनिट केल्विन होती है, ठीक है। फिर लंबाई, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और सहित किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम से करते हैं। भार, न्यूटन। भार का फॉर्मूला क्या होता है? W=mg होता है, ठीक है, mg होता है, ठीक है ना, W=mg होता है।
तो इसलिए न्यूटन से करते हैं। ये चैप्टर है पूरा न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के नियम। तो उसमें पढ़ते हैं हम आयतन, आयतन का घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब, ठीक है। घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर, घनत्व का कैसे निकाला हमने, किलोग्राम प्रति मीटर यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट है पास्कल, यानी कि दाब का होता है पास्कल। दाब इज इक्वल टू 1 पास्कल, एक दाब यानी कि 1 पास्कल, ठीक है। ये सब यहाँ पे हैं, केल्विन, मीटर, किलोग्राम, न्यूटन, मीटर क्यूब, किलोमीटर, किलोग्राम मीटर क्यूब और पास्कल, ठीक है। ये सब यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। तो ये पूरी समरी है, पूरी आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसे आप पूरा पढ़ सकते हैं, पूरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये समरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सब चीज़ लिखी है। ये शॉर्ट नोट की तरह है, ये जो पूरा पेज है ना, ये शॉर्ट नोट की तरह, शॉर्ट नोट नहीं होते उसकी तरह ये। अगर आप इन्हें एग्ज़ाम में पढ़ के जाते हैं तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क के और 4 नंबर का भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे पूरा याद करके जाना। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 ध्वनि होगा, ध्वनि है ना, साउंड, साउंड होगा चैप्टर नंबर 2। ये साउंड पढ़ेंगे, ठीक है। साउंड या और कोई चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, देख जाइए। तो आज का जो मैराथन है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने 50 मिनट्स में पूरा कंप्लीट कर लिया है, 50 से पहले कर लिया है। ये मैराथन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस वीडियो पे 1K लाइक भी करते हैं तो अगली वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, ठीक है। और इसमें सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन करा अच्छी तरह से। जो भी आप पूछें आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इतनी वीडियो आज की, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू लिख देता हूँ, ठीक है।